दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के जो द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो बहुत स्कोरिंग है। देखो, इथिक्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, साइंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं और डेप्थ में भी जाना नहीं पड़ता। जो जानकारी है बेसिक हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं इथिक्स की बात करूँ तो इथिक्स के अंदर क्या है भाई, नीति शास्त्र क्या है, जिंदगी में रोल क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में नीति शास्त्र का क्या रोल है, घर परिवार जो समाज है उनका क्या रोल है, समाज सुधारकों का क्या रोल है, जो दर्शन शास्त्री है उनका क्या योगदान है, रित की अवधारणा क्या है, ऋण की अवधारणा क्या है, कर्तव्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, बेंथम और जो मिल का उपयोगितावाद हो गया, गांधी का नीति शास्त्र हो गया, और समकालीन जो दर्शन शास्त्री है जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, टैगोर साहब हो गए, राधा कृष्ण हो गए, उनका योगदान हो गया, और अन्य जो अवधारणाएं जिनसे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, और केस स्टडी से संबंधित सवाल भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो पाठ्यक्रम के अंदर है उसी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इथिक्स के अंदर आपने देखा होगा जो गाइड है उनमें बहुत ज़्यादा मटेरियल दे दिया जाता है। तो आप तो पिछले सालों के पेपर देखो, मतलब आत्मदीपो भव, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले सालों के पेपर देखोगे, 3 सालों के पेपर देखोगे तो उसमें आपको लग जाएगा किसके आसपास में और क्या इर्द गिर्द है जो सवाल पूछे जा रहे हैं। लगभग सवाल वही होते हैं, उनके आसपास में होते हैं, लेकिन गाइडों में मटेरियल बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, क्योंकि गाइड सिर्फ आप लोगों के लिए लिखी हुई नहीं होती। गाइड में मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बीए और एमए के स्टूडेंट, जैसे मान लो बेंथम और मिल का उपयोगितावाद पढ़ोगे तो बीए एमए के अंदर 5-5 पेज लिखने होते हैं, तो पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा लिख दिया जाता है। शुभ क्या है, तो आपको तो शुभ में ज़्यादा से ज़्यादा 15 शब्द में पूछ सकते हैं, 50 शब्द में पूछ सकते हैं, और हद मार के अगर पूछे तो तुलनात्मक रूप से सबके क्या विचार है शुभ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यही बात अगर आप बुक्स के अंदर देखोगे तो शुभ का प्रत्यय प्लेटो का क्या है, अरस्तु का क्या है, सबका बहुत ज़्यादा मेटेरियल हो जाता है। इसलिए कम पढ़िए, और जितना भी सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उनको लिख लिख करके पढ़िए। और दर्शन शास्त्र के अंदर सबसे बड़ी जो बात है कि जो शब्द है वो कि वो आने चाहिए। जैसे आपसे पूछे सद्गुण क्या है, तो देखो सद्गुण मनुष्य, पहली चीज है मनुष्य के आचरण की वो श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है जो क्रमिक अभ्यास के द्वारा उसके के आचरण के अंदर अभिव्यक्त होती है। 15 शब्द में पूछे तो ये बात है, 50 शब्द में पूछे तो आप बता दो प्लेटो क्या कहता है, सुकरात क्या कहता है, अरस्तु क्या कहता है, गांधी जी क्या कहते हैं, कांट क्या कहता है, सद्गुण के बारे में क्या कहता है। यही बात 100 शब्दों में अगर पूछी जा रही तो उसको और एक्सटेंशन दे दो, है ना। पाश्चात्य दार्शनिकों के और उदाहरण ले लो, भारतीय दर्शन में 1-2 उदाहरण और बढ़ा दो। तो कहने का मतलब, और एक जब दर्शन शास्त्र से संबंधित इथिक्स के अंदर पढ़ो तो तुलनात्मक अध्ययन पढ़ो। जैसे गांधी पढ़ रहे हो तो साथ के अंदर उसकी तुलना गीता से करो, गीता पढ़ रहे हो तो तुलना कांट से करो, है ना। प्लेटो पढ़ रहे हो तो सुकरात से करो, सुकरात की प्लेटो से करो, अरस्तु की प्लेटो से करो। आपस के अंतर्गत जो चीज़ है ना, भारतीय वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है उसकी तुलना गीता के दर्शन से की जा सकती है, सौ धर्म की जो तुलना है उसकी प्लेटो के न्याय दर्शन से की जा सकती है। कैसे जोड़ सकते हो, इंटरलिंकिंग जो चीज़ें हैं वो आपस के अंतर्गत जोड़ो, और सिलेबस का जो एक एक टॉपिक है ना, और अच्छी भाषा के साथ में होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ रहे दर्शन शास्त्र के अंदर कि परिवार की क्या भूमिका है, तो देखो निश्चित रूप से परिवार की भूमिका के बारे में सभी लिखेंगे, समाज की भूमिका के बारे में सभी लिखेंगे, लेकिन जो मनकों की भाषा, शब्द रूपी जो मनकों से भाषा को जो पिरोएगा ना, अंक उसी के आएंगे। इसलिए इथिक्स पोर्शन की जब आप तैयारी करें तो अच्छी जो गाइड है वो पढ़ें। और मुझे अगर पूछे तो मैं कहूँगा क्रॉनिकल पब्लिकेशन की जो बुक्स है वो सबसे अच्छी बुक्स है, आप उसको जरूर पढ़िए, है ना। और उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लीजिए। सारी जो किताब थोड़ी बड़ी है, आपके काम की नहीं, लेकिन जो मुख्य परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम के वो टॉपिक आप देख लीजिए। इथिक्स बहुत ही स्कोरिंग है। सेकंड नंबर में बात करूँ साइंस और टेक्नोलॉजी की, जनरल साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बॉटनी और जो जूलॉजी है उससे संबंधित जो सवाल है वो बेसिक सवाल है, ठीक है। अब हम बहुत गहराई के अंदर चले जाते हैं, तो साइंस में भी गहराई के अंदर नहीं जाना है। चाहो तो आप कोई टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ लो, अशोक कुमार सिंह की बुक्स है शायद, है ना, सिलवन सिंह जी की बुक्स है वो पढ़ लीजिए। मैं तो कहता हूँ जो भी सिलेबस मिले, सिलेबस के ओरिएंटेड आप अच्छे नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और देखिए फिजिक्स की बात हो चाहे केमिस्ट्री की बात हो, है ना, और तो बेसिक जो चीज़ें हैं ना उनको आप समझो और उसके हिसाब से आप लिख लिख करके अभ्यास करो। कैसे, मैं उदाहरण देकर के बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने परमाणु विज्ञान पढ़ा, परमाणु विज्ञान के लिए जैसे कि 15 शब्द में लिखना बहुत मुश्किल है, 50 शब्द में लिखना बहुत मुश्किल है। आप पिछले सालों के पेपर देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि सवाल कहाँ से बायोलॉजी में पूछे जा रहे हैं। इस साल का जो पेपर है उसका गहन अध्ययन करो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और रुचि पैदा करो कि मानव शरीर की बीमारियाँ कौन कौन सी है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी जन्मजात होती है, आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी होती। तो रुचि करो, जानने की कोशिश करो। और
अच्छे जो चैप्टर जोड़े हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर, उसमें RFID क्या है उसको समझने की कोशिश करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी की जो मुद्रा है वो सारी मुद्रा चल रही, तो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर, सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, वो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ो। अब होता है कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन 5 लाइन के अंदर क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके लाभ और उसके नुकसान बताना बहुत मुश्किल है। वो तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, लेकिन जब तक आप लिखोगे कैसे, 50 शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ भी बताने हैं, नुकसान भी बताने हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आप बहुत जानते हो, आपको पता है विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, आपको यह भी पता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 10 ब्रांचेज आपको पता है, आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व है ना, और कभी कभी क्या है वो सिर्फ 50 शब्दों में पूछ ले जाता, तो उसको संक्षेपण में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं कहूंगा साइंस की तैयारी इस तरीके से करो कि प्रीलिम्स के लिए एक एक फैक्ट आपको तैयार हो जाए, मुख्य परीक्षा के लिए बिना कोई है ना आपको पूछे, आपसे जो ही पूछे बिल्कुल साहब के क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या है, ये लो साहब 5 क्रिप्टो करेंसी के नुकसान, जो ही आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 फायदे क्या साहब, ये 5 फायदे, जो ही आपसे पूछे रोबोटिक्स के 3 सिद्धांत क्या, फटाफट ये रोबोटिक्स के 3 सिद्धांत है। तो चीजों को पढ़ना अपनी भाषा के अंदर एनी टाइम, जैसे योद्धा होता है ना हर समय शस्त्र लिए तैयार रहता है, तो आप विज्ञान की भी तैयारी इस तरीके से करो। आपसे कभी भी पूछे, जैसे पूछे कि न्यूटन की गति के नियम, हाथों हाथ ये लो साहब ये 3 नियम है। आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी, ये लो साहब ये आनुवंशिक बीमारियां। आपसे पूछे कि जीवन शैली से संबंधित रोग कौन से, तो बिना किसी किताब ये शॉर्ट में नोट से खट 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 कर आप बोल सको, ऐसी स्थिति के अंदर होना चाहिए। और अभी आपके पास में समय, जब परीक्षा होती है तनाव होता है, तो तनाव में हम इस तरीके से तैयारी कर नहीं पाते। अभी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में समय है। तो जो भी पुस्तक पढ़े उसको ध्यान से पढ़े, उसके शॉर्ट के अंदर अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, या तो 15 शब्द में पूछेंगे या 50 शब्द में या 100 शब्द में। तो हर जो सिलेबस का जो टॉपिक है, एक एक जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से, जैसे सपोज करो जैविक खेती, तो आपको आना चाहिए जैविक खेती, 15 शब्द में पूछे तो ये है, 50 शब्द में पूछे ये, 100 शब्द में पूछे तो ये है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछे औषधीय पादप, तो आपको आना चाहिए ये सब औषधीय पादप है, ये इनका प्रयोग है। तो कहने का मतलब जो सिलेबस है ना, एक ही किताब से जहां भी सिलेबस पूरा हो रहा है, साइंस के अंदर बुक्स इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है, अच्छी बुक्स होनी चाहिए, है ना, राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, वहां अगर सिलेबस मिल रहा है तो भी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब जो भी जहां भी सिलेबस पूरा मिल रहा है ना, उसको आप पढ़िए, लेकिन आप उसको हृदयंगम कर लीजिए, है ना, पूछे तो खट 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 बोलने की स्थिति के अंदर होनी चाहिए। यही बात ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो विश्व के भूगोल के लिए महेश बर्णवाल की किताब अच्छी है, भारत के भूगोल के लिए महेश बर्णवाल की किताब अच्छी है, और राजस्थान भूगोल की अगर बात करें तो लक्ष्य से आप मैटर तैयार कर सकते हैं, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में कर सकते हैं, जो भी किताब आपको लगे, ठीक है। किताब देखो महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जस्ता कहाँ पैदा होता है ना, सारी किताबों में लगभग एक जैसा ही है, चीज़ें याद नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। लोहा सोने में चला जाता है, सोना चांदी में चला जाता है, फेल्सपार में फ्लोर्सपार चला जाता है ना, पता ही नहीं रहता बिल्कुल। मान लो कि कॉपर कहाँ पे निकलता है और जस्ता कहाँ पे निकलता है। भारत के अगर खनिज संसाधन पूछ ले तो लोह मैग्नीज में चला जाता है, मैग्नीज जो है किसी और के अंदर चला जाता है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, भले ही चीज़ें कम आए, लेकिन जो ही आपसे पूछे कि साहब भारत में लौह उद्योग का विकास, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि लौह उद्योग का विकास पहली लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित होनी चाहिए, कुल्टी आनी चाहिए, बर्नपुर आनी चाहिए, भद्रावती आनी चाहिए, इसको टिस्को से लेकर के सलेम से लेकर के बोकारो, सारे कारखाने बिल्कुल टिप्स पे आने चाहिए। तब टीचर जो है वो मनमोहित होकर के अंक दे देता है। तो कहूँ तो वापस भूगोल को अच्छे तरीके से मैप बना करके, भूगोल के अंदर क्या है, ज़्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ है, जो ही आपसे पूछे एल्निनो खटाखट ये लो साहब एल्निनो, लानिनो पूछे तो ये लो ना लानिनो, कोपेन का जलवायु पूछे तो ये जलवायु, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूछे खटखट के ये लो साहब ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मैटर। एक फैक्ट कम हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीजें आ रही है वो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। होता है क्या, हम अभी तो सारी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है कंफ्यूजन हो जाता है, चंबल बनास में घुस जाती है, बनास किसी और में घुस जाती है, सहायक नदियों के अंदर मिक्स हो जाते हैं, बांधों में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो परमानेंट मेमोरी के अंदर चाहे भूगोल हो चाहे साइंस हो, उन चीजों को घुसा लो और लिख लिख करके अभ्यास करो, नोट्स बना करके अभ्यास करो। और बहुत बहुत धन्यवाद।